डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछली क्लास जो मैंने अपलोड की थी वहां पे मैंने आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है, आज से हम क्लास को उसके आगे बढ़ाएंगे। 8 पॉइंट से हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए 8th नंबर पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो क्लासेस अपलोड हुई हैं उसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, तो आप उनको देख सकते हो। और जो मैंने आखिरी वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, चैनल को शेयर करना दोस्तों के साथ जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे यूपीएससी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, है ना। और उनको भी बोलना सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या लिखा, फंडामेंटल राइट्स है हमारा 8th पॉइंट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में अगर देखोगे तो क्या कहता है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। देखो, जो हमारा पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि आपके सार्वभौमिक अधिकार हैं, आपके जीवन जीने के लिए जो बहुत इसेंशियल्स हैं, है ना, सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो देखो 14 to 18 जो है, मतलब आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक की हम बात करते हैं। इसमें अगर दोस्तों देखोगे तो आपको कौन से राइट्स दिए गए हैं, राइट टू इक्वलिटी। मतलब इसमें ये बोला जाएगा कि सभी सिटीजन्स इक्वल हैं। ठीक है, आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स की क्लास करेंगे तो मैं आपको चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर देखो आर्टिकल 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम, यानी आपके पास आजादी का अधिकार है। ठीक है, फिर देखो आर्टिकल 23 और 24 में किसकी बात की गई है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब आपको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, आपको कोई प्रताड़ित ना करे। ठीक है, फिर देखो 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट्स है, तो वो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो। अगर आपका किसी धर्म में बिलीव नहीं है, आप नास्तिक हो, तो आप किसी धर्म में फॉलो मत करो, किसी को मत मानो। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 में हमें दिए गए हैं रिलीजन से संबंधित राइट्स है। फिर देखो क्या है, आर्टिकल 29 और 30 में कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, यानी कि आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो हैं, वो आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। फिर देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को हमारे B.R. अंबेडकर साहब ने बोला हुआ है कि ये हमारे हार्ट हैं, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, इसमें बहुत सारे आप क्या कह सकते हो, इसमें आप ये कहो रिट जारी की जाती है, जैसे हबीस कार्बस हो गया, मैंडमस हो गया, सरसोरी हो गया, कोवरंटो हो गया, है ना। ये सारी चीजें अब हम फंडामेंटल राइट से चैप्टर करेंगे, तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक सैलिएंट फीचर क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब फंडामेंटल राइट्स को शामिल क्यों किया गया है और ये प्रमोट क्या करते हैं, तो ये प्रमोट करते पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द tyranny ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रीज लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब देखो, अगर एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, ये कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर एज अ लिमिटेशन के रूप में काम करते हैं कि भाई आप एग्जीक्यूटिव हो और आप लेजिस्लेचर हो, तो आपका जो मन करेगा आप वो नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं। और हाँ, इनको निगेटिव इन नेचर बोला गया है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों, वो निगेटिव इन नेचर होते हैं। निगेटिव इन नेचर इन द सेंस क्या हुआ, स्टेट्स के लिए निगेटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव है। जो हम लोग पीपल हैं, इंडियन सिटीजन्स, उनके लिए पॉजिटिव है, बट स्टेट्स के लिए निगेटिव है, क्योंकि ये इनके ऊपर क्या लगाते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दोस्तों, अगर इनका वायलेशन होता है, ठीक है, अगर इनका वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो।
ठीक है, आप डायरेक्टली जा सकते हो। ये इनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट मानता है, इनके अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो स्टेट्स को इसके लिए पनिश भी किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा 8th पॉइंट हो गया। 9th पॉइंट क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनकी बात की गई। तो देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा हुआ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो नोबेल फीचर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये नोबेल फीचर है। ठीक है, दे आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4। चार जो हमारा है, पार्ट 4 जो है उसमें शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। जो डीपीएसपी हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डीपीएसपी बोलते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो सबसे पहले ये देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा ये नॉवेल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इनको पार्ट 4 में रखा गया है और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक सोशलिस्ट हो गया, ठीक है, सामाजिक। एक गांधीयन हो गया और एक लिबरल हो गया। ठीक है, तो इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मेन फॉर प्रमोटिंग द आइडल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब पीछे देखो, फंडामेंटल राइट्स इसको प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर बन सकता है यूजीसी नेट में, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। तो ध्यान रखो, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, जो डीपीएसपी हैं वो कैसी डेमोक्रेसी प्रमोट करती हैं? ये प्रमोट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है ना? पीछे जो है वो पॉलिटिकल रहेगा, राजनीतिक रहेगा, लेकिन जो डीपीएसपी है वो सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी में हो या फिर यूजीसी नेट में हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसको प्रमोट करेंगे? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। जो हमारे डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ जो डीपीएसपी है वो वेलफेयर स्टेट्स की भी बात करता है, कि वी विल एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती है, पुअर्स के लिए हो गया है ना, और बैंकों में बहुत सारी स्कीम चलती हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम आती हैं। जैसे मान लो स्कूल चले हम हो गया, या फिर मिड डे मील स्कीम हो गया, और अभी जैसे मध्य प्रदेश में चल रहा है लाडली बहना, ये सब स्कीम होती हैं, ठीक है ना। तो इनको चलाया जैसे वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण किया जा सके। ठीक है, अब देखो एक केस है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। डीपीएसपी में जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब इनका ये कहना, इस केस में ये कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 2 बहुत ही बढ़िया फीचर है, बेड रॉक कह सकते हो। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बांध करके रखा हुआ। अब ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं। तो ये लाइन ध्यान रखना, ये भी 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, कि ये स्टेटमेंट जो है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाउंड किया गया है बेड रॉक ऑफ द बैलेंस, दोनों के बैलेंस, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बैलेंस बना करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित किया है। तो ये किस केस में कहा गया? ये डायरेक्टली आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड दैट इज मिनर्वा मिल्स केस है। ठीक है, 1980s है। ध्यान रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है 9th पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 10th पॉइंट क्या कहता है? 10th पॉइंट जो है दोस्तों वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ में। फंडामेंटल ड्यूटीज जब हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल चैप्टर्स हो गया, उसके बाद हम जब डीपीएसपी करेंगे तब हमें फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने को मिले, तो मैं आपको चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनली, उसमें जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नहीं थी। ध्यान रखो, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इनको हमने ऐड किया था नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, जब 1975-77 में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया हुआ था,
उस टाइम पे हमने इसको ऐड किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ओरिजिनली तो इसमें था नहीं, ऐड कब किया? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और किस एक्ट के माध्यम से ऐड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी हुई थी। ठीक है, मतलब इन्होंने सुझाव दिया था कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करें, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, सिटीजन्स को ये भी पता होना चाहिए कि जहां हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं पे हमें क्या है, कुछ हमारी ड्यूटीज भी है, कुछ हमारे कर्तव्य भी। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी हुई थी। फिर देखोगे तो होता क्या है, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का। ठीक है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का, उसमें एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई। ओरिजिनली अगर अभी देखोगे तो 11 है। ठीक है ना, पहले 10 थी, पर अब कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में आया था, उसके माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ऐड कर दी। अब पार्ट 4A में इसको रखा गया है, क्योंकि देखो पार्ट जो 4 है, पार्ट 4 है, उसमें तो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इनको पार्ट 4A में रखा गया है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 51A में रखा गया है, पार्ट 4A की बात कर रहे हैं। स्पेसिफाइज द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, अभी 11 हैं, उनमें से कौन कौन से? रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने संविधान का सम्मान करना है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है। हमें अपने देश की जो सोवरेंटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो प्रोटेक्ट करनी है, एकता बनाए रखनी है। प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल, कि हम सब भाई भाई हैं, ये प्रमोट करना है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, और हमारी जो ऐतिहासिक चीजें, जैसे मान लो कुछ किले हो गए है ना, और पुरानी चीजें जो हो गई, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या हुआ कि पार्ट 4A में है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ऐड किया गया, सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ओरिजिनली 10 थी, लेकिन अभी कितनी है? 11। ठीक है, और ये पार्ट 4A में है, और आर्टिकल 51A में इन्हें ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, 11th नंबर पॉइंट देखते हैं। देखो, सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर का मतलब ये है कि हम किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। वैसे पाकिस्तान में क्या है? इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम धर्म को लोग फॉलो करते हैं, पर हमारे यहाँ सभी धर्मों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो सेक्युलर स्टेट का मतलब ये होता है आप किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को मानता नहीं दोगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट, हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर स्टेट की बात करता है। हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। इसीलिए हमारा जो संविधान है, किसी भी एक धर्म को, एनी पर्टिकुलर रिलीजन को हम ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट्स नहीं मानते। मतलब भारतीय गणराज्य में कोई एक धर्म नहीं है जिसको हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया हो कि हाँ हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस धर्म को फॉलो कर। जैसे पाकिस्तान में क्या है, वहां पे इस्लाम को डिक्लेयर किया गया है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। कुछ प्रोविजंस हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। वो प्रोविजंस क्या है वो देखो। द टर्म secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो ये सेक्युलर वर्ड है ना, ये सेक्युलर वर्ड जो है, इसको हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी, बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप। अब प्रियम्बल में ये भी कहा गया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको आज़ादी है, वो क्या फॉलो करना चाहते हैं, किसकी वर्शिप करना चाहते हैं, किस में वो भरोसा करते हैं, किस में विश्वास करते हैं, उसके लिए बिल्कुल आज़ाद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो धर्म आप फॉलो करना चाहते हो वो फॉलो करो। अगर आप किसी धर्म को नहीं फॉलो करना चाहते वो भी ठीक है। ठीक है,
तो सेक्युलर स्टेट का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक धर्म को एज अ स्टेट का मतलब रिलीजन, या फिर आप कह सकते हो कंट्री के रिलीजन के रूप में, देश के धर्म के रूप में हम उसको दर्जा नहीं देते। ठीक है, चलिए आज का आखिरी पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12 है। इसके बाद जो बचे वो 5 पॉइंट है उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसका मतलब ये होता है कि 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं सभी लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopts universal adult franchising as a basis of election of the Lok Sabha and the State Legislative Assembly। मतलब जब हमारे यहाँ लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होगा तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज अ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। मतलब कि वो हर पर्सन जो 18 साल से कम का नहीं है, यानी कि 18 साल क्या है, पूरी कर चुका है, उसे वोट डालने का अधिकार है लोकसभा इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। और उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो जाति के आधार पे हो, उसके धर्म के आधार पे हो, वो महिला है, पुरुष है, सेक्स के आधार पे हो, पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है, कितना पैसा है, और सो ऑन। मतलब किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा अगर आप 18 साल के हो एंड यू हैव योर वोटर आईडी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहो उसको वोट दे सकते हो। आप पागल हो, आपके पास जमीन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, आपके वोट डालने के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हुआ क्या कि जो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1989 में इसे पास किया गया। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी तक मतलब 1989 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले तक हमारी वोटिंग एज 21 ईयर थी। मतलब आप 21 साल के हो तब आप वोट डाल पाओगे। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, वोटिंग एज घटा दिया गया और इसका हमने क्या कर दिया, 18 साल कर दिया, 18 ईयर्स हमने कर दिया हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके लेक्चर समझ में आया होगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आ गया। अगर कहीं पे कमी है या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको आगे के लेक्चर में जरूर सुधारूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।